वैद्युत द्विध्रुव हम लोग पढ़ लिए थे। वैद्युत द्विध्रुव के प्रकार पढ़ लिए थे। सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव के प्रकार क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया, वैद्युत बलयुग्म आघूर्ण पढ़ लिया। आज वैद्युत बलयुग्म आघूर्ण समझ लिए थे ना? तो उस पर दो समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगा करके उसको क्या करता है? घुमाता है ना, घूर्णन कराता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? बलयुग्म आघूर्ण। तो उसको घुमाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य की वैल्यू कितनी होती है, आज इसकी गणना हम लोगों को करनी है। ओके, चलो देखो, मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ए बी प्लस क्यू माइनस क्यू कूलम आवेश। ये एफ बल इधर लग रहा है और इस पर एफ बल इधर। ओके, ये ऐसे घूम रहा है। ओके, अभी ये जो है घूमते घूमते एक नई स्थिति में, क्षैतिज से नई स्थिति हो गई आपकी ए डैश और बी डैश में आ जाता है, जिसकी स्थिति क्षैतिज से कितना है? थीटा 1। पहले कितने कोण पे था ये? थीटा 2 कोण पर। बात समझे नहीं? ऐसे घूम रहा है, समझे? ऐसे पहले कितने कोण पर था? थीटा 2 कोण पर। अब घूम के कितना आ गया? ये थीटा 1 कोण पर। बात समझे? क्षैतिज से। नहीं समझ में आ रहा? ऐसे समझिए, उल्टा समझ लीजिए इसको। ये मान लीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है ना? ये भी होगा आप में। और एक वैद्युत द्विध्रुव ये ए बी रखा गया है, प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, माइनस क्यू चार्ज है। तो दोनों पर बल कार्य करेंगे कि नहीं? बोलो, ये एफ ये एफ। प्लस के लिए इधर बाहर की तरफ, माइनस के लिए अंदर की तरफ। ये घूमेगा, घूमना शुरू करेगा। तो अभी मान लेते हैं कि ये जो है क्षैतिज से कितना कोण पर है? ये थीटा 2 कोण। फिर घूम करके ये जो है इस स्थिति में आ जाता है यहाँ पे। ओके, यानी कि ये बी डैश हो जाता है ए डैश। अब क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है? थीटा 1 कोण पे हो जा रहा है। बोलिए। और इतना जो है पहुंचने में उसने मान लीजिए कि डी थीटा दूरी तय की है। डी थीटा समझ में आया ना? बहुत छोटी दूरी, बहुत छोटा कोणीय विस्थापन उसका हुआ है। ओके, तो इतना घूमने में वो कितना कार्य किया होगा, बल द्वारा कितना कार्य किया होगा, यही हमको गणना करनी है। यानी टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, है ना, स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र के मतलब जिस दिशा में बल लगा है उसी दिशा में ये कार्य कर रहा है। तो ये कार्य जो होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, है ना? जिस दिशा में बल लगा है यदि उसी दिशा में वो घूम रहा है तो उस दिशा में किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। यदि हम उसके विरुद्ध बल लगा करके घुमाएंगे तो किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक। तो वही चीज हम मान लेते हैं कि पहले ये किस स्थिति में था? थीटा 1 स्थिति में था, फिर इसको घुमा करके फिर से ए बी स्थिति यानी कि थीटा 2 स्थिति में लाया गया, है ना? तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पे जो वैद्युत बल लग रहा है उसके विरुद्ध बल लगा करके घुमाना पड़ेगा ना। बात ध्यान से समझिएगा। अगर ये थीटा 2 से थीटा 1 की स्थिति में आता है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा उसी के कारण घूम के आ जाएगा और तब कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अगर ये स्वयं घूम के आएगा तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ओके, देखो कार्य जो होता है जब निकाय पर कार्य किया जाता है तब वहां पर कार्य जो होता है, कार्य दो प्रकार से होता है। एक जब निकाय पर किया जाए और एक निकाय द्वारा किया जाए। जब निकाय पर कार्य किया जाता है कार्य ऋणात्मक होता है, कार्य उसमें निहित हो जाता है, समझे ना? और जब निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है ना? समझे नहीं? और इसका मतलब ये हुआ जैसे ऊर्जा उत्सर्जन और अवशोषण के आधार पर, है ना? ये सारी चीजें आप सीखोगे, पहले ध्यान से अच्छा समझ लीजिए यहाँ पे।
जैसे ये हो गया a प्लस बी गिव्स आउट, ए बी दिया गया है सपोज, या a से b हुआ, इसमें जो है ये E, यहां से आप ये क्या समझते हैं, E एनर्जी उत्सर्जित हुई है, E एनर्जी उत्सर्जित हुई है, और इसको जब डिनोट करेंगे हम बाहर तो ये माइनस E लिखेंगे। यहां पर क्या हुआ है, निकाय पर कार्य किया गया है ना, निकाय पर कार्य किया गया तो ये ऊर्जा उत्सर्जित हुई और ये यहाँ पे हो गया। ओके, और जब निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो ऊर्जा क्या होगी, अवशोषित होगी, और तब वहां ऊर्जा का मान कितना होगा, ई पॉजिटिव में रखा जाता है। नहीं समझ में आया? देखिए ऊर्जा समीकरण पहले यही समझ लीजिए, ऊर्जा समीकरण प्रदर्शित कैसे किया जाता है। जैसे एक ए बी होने में 20 जूल एनर्जी है ना, एक ए से बी होने में माइनस 20 जूल एनर्जी। अगर ऊर्जा प्लस में लिखी है तो वहां ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, और अगर माइनस में लिखी है तो वहां पे ऊर्जा क्या होती है, जब हम समीकरण में लिखेंगे तो वहां प्लस और माइनस लिखेंगे, लेकिन अगर बाहर लिखेंगे इस समीकरण के लिए डेल्टा ई बराबर होगा माइनस 20 जूल, और इस समीकरण के लिए डेल्टा ई बराबर कितना होगा, प्लस 20 जूल। उल्टा है ना, यहां ऊर्जा उत्सर्जित हुई है, यानी कि यहां पर निकाय पर कार्य किया गया है, निकाय पर जब कार्य करेंगे तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, है ना, और जब उसके ऊर्जा को हम समीकरण के बाहर रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इतना समझ लीजिए कि अगर समीकरण के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो प्लस और माइनस का सामान्य अर्थ होगा, प्लस का मतलब उत्सर्जन, माइनस का मतलब अवशोषण। क्लियर? लेकिन जब हम समीकरण के बाहर बताएंगे कि इस समीकरण में कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई, कितनी एंथैल्पी परिवर्तन हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस 20 जूल। तो माइनस 20 जूल से आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ पे ऊर्जा उत्सर्जित हुई है, अर्थात निकाय पर कार्य किया गया है। क्लियर हुआ? समझ में आएगा नहीं? निकाय पर कार्य किया गया मतलब ऊर्जा उत्सर्जित हुई है ना, और ऊर्जा उत्सर्जित हुई, अगर उसको समीकरण में रिप्रेजेंट करना होगा तो प्लस में, और बाहर करेंगे तो किसमें। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, कार्य जो होगा वो दो प्रकार से होगा, एक तो जैसे ये वस्तु हुआ, वस्तु पर कार्य करेंगे, वस्तु पर कार्य करेंगे तो ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, उत्सर्जित होगी, और उसको किससे प्रेजेंट करेंगे, माइनस से, ऋणात्मक, तो वहां कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ओके, और जब ऊर्जा निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो वहां डेल्टा ई बराबर ऊर्जा क्या होगी, अवशोषित होगी, और ऊर्जा को हम किससे डिनोट करेंगे, धनात्मक, यानी वहां पर कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ये जब वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र में रखें, वैद्युत बल लगा तो स्वयं में घूमना शुरू हो गई ना, यानी यहाँ पर निकाय पर कार्य हो रहा है, तो इस दिशा में कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा इस दशा में। ओके, और जब हम इसको घुमाएंगे, खुद से घुमाएंगे, वैद्युत बल के विरुद्ध दिशा में घुमाएंगे तो निकाय द्वारा कार्य होगा, और तब वो किस स्थिति में होगा, धनात्मक। कार्य धनात्मक और ऋणात्मक समझ में आया नहीं? मतलब ए बी है, ए बी से जब वो ए डैश बी डैश होगा तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, है ना, और जब ए क्या कहते हैं, ए डैश बी डैश से वो ए बी में पहुंचेगा तो कार्य क्या होगा, क्लियर हो गया? तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, θ1 से θ2 ले जा रहे हैं, वैद्युत बल के विरुद्ध। ओके, जो वैद्युत बल लग रहा है उसके विरुद्ध पॉजिटिव होगा, और उसी में करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना? तो हम पॉजिटिव वाला निकालते हैं, क्यों, चलो पॉजिटिव वाला ही निकालते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालना है, तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव, अच्छा चलो ठीक है, इसको ए बी इसको मान लीजिए, ओके, और इसको घुमा करके किस स्थिति में लाया गया, ए डैश बी डैश स्थिति में, है ना। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से θ1 कोण पर स्थित है ना, स्थित है, जिसे डेल्टा थीटा या डी थीटा कोण घुमाकर किसमें लाया जाता है, कोण घुमाकर ए डैश बी डैश स्थिति में मिलाया जाता है ना, और इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव
क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है? थीटा 2 कोण बनाता है। ओके, बात समझ में आई नहीं? अब ये देखिए कहाँ गया वो, एक और मार्कर था, मार्कर लाए आप, दे दीजिए जल्दी। इतना ये जो हो गया इसका स्टेटमेंट हो गया। तो जो स्टेटमेंट आप फिगर में बनाए हुए थे वही है। फिगर अगर सही से नहीं क्लियर हो रहा होगा तो हम फिर से एक बार बना दे रहे हैं, हमारे साथ आप बनाते चलिएगा, कॉपी में फिर से देखिए, बड़ा इसमें गड़बड़ सड़बड़ हो गया है। ये मान लीजिए कि आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ओके, एक ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा गया है किस दिशा में? थीटा 1 कोण पर। ओके, बोलो। अब इसको थोड़ा सा और घुमा करके इस दिशा में लाया गया, ये आपका हो गया ए डैश बी डैश, कितने कोण पर लाया गया? थीटा 2 कोण पर। यहां पे कितना कोण है? डी थीटा। ये वैद्युत क्षेत्र क्या है आपका? ये। ओके, इस पर ये दिखा दीजिए कि ये अव्वल इधर लग रहा है और ये अव्वल वैद्युत क्षेत्र के कारण, और हम जो है उसके विरुद्ध दिशा में घुमा रहे हैं। ओके, बात समझ में आई नहीं? अब देखिए ध्यान से, तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य डी थीटा कोण। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कल अवकलन और समाकलन के विषय में मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, उसको ध्यान से समझिएगा। डी थीटा कोण घुमाने के लिए किया गया कार्य W होगा या DW होगा? DW होगा, कल ही तो सिखाया था। अगर परिवर्तन D में है तो जो आपका वर्क होगा, जो भी चीजें फार्मूला प्राप्त होगा वो भी क्या होगा? D में ही प्राप्त होगा, है ना? तो कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणे विस्थापन। यहाँ बल क्या लग रहा है? बल युग्म आघूर्ण लग रहा है। और विस्थापन कौन सा विस्थापन है? कोणीय विस्थापन, कोण के रूप में विस्थापन हो रहा है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल यहाँ बल किसके रूप में कार्य कर रहा है? बलयुग्म आघूर्ण के रूप में। और विस्थापन किसके रूप में हो रहा है? कोण के रूप में। यानी कि DW बराबर हो जाएगा F इंटू डी थीटा, सॉरी बलयुग्म आघूर्ण टौ इंटू डी थीटा। बोलिए, अब ये डी ओमेगा इक्वल टौ बराबर क्या था? PE साइन थीटा डी थीटा। अगर हमें कुल कार्य निकालना हो, है ना, कुल कार्य थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, कुल कार्य W बराबर, कल हमने सिखाया था अवकलन समाकलन में कुल कार्य W वर्क है। ये D जो होगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? समाकलन इंटीग्रेशन, PE इंटीग्रेशन कर लीजिए, PE साइन थीटा डी। अब ये इंटीग्रेशन जो है हमने कल बताया था 2 प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य और एक होता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन ये पता होता है कि कहां से कहां तक आपको करना है। तो घुमाया कहां से कहां तक जा रहा है? थीटा 1 से थीटा 2 तक, यानी कि थीटा 1 आपका लोअर लिमिट हो गया और थीटा 2 बात समझ में आएगी? थीटा 1 से थीटा 2। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की कोड बनेगी थीटा 1 से थीटा 2 तक। यहाँ पता है कि ये नहीं कि पूरा चाहे जैसे घुमा दो, यहाँ पता है कि कितना घुमाना है। कल ही बताया था मैंने, एक वीडियो बना करके डाला हुआ है समाकलन का, समाकलन और अवकलन का मतलब बना करके डाला हुआ है। तो वहां पे बताया गया है कि समाकलन, जैसे ये D है, D फॉर अवकलन होता है, अवकलन उधर जाएगा तो समाकलन चिन्ह में कन्वर्ट हो जाएगा। समाकलन 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित समाकलन होता है और एक आपका अनिश्चित या सामान्य समाकलन होता है। सामान्य समाकलन में निर्धारित नहीं होता है कि कहां से कहां तक हमको समाकलन करना है, लेकिन निश्चित समाकलन में ये निर्धारित होता है कहां से कहां तक हमको समाकलन करना है, यानी थीटा 1 से थीटा 2 तक। क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई समस्या नहीं ना? क्यों? एक चीज और है, यहाँ D ना लिख करके अगर आप डेल लिखते तो बेहतर होता है ना? क्योंकि ये निश्चित है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? निश्चित समाकलन कर रहे हैं। ओके, मतलब आगे पता है कि हमें कहां से कहां तक घुमाना है। हालांकि D लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। पक्का समझ में आ गया कि नहीं? अब आगे देखें तो W बराबर कितना हो जाएगा? हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन या समाकलन उसी का करते हैं जिसके साथ D लगा हो। D किसके साथ लगा है? तो थीटा जिसमें होगा उसी का समाकलन करेंगे और बाकी सबको बाहर। थीटा किसके पास है? साइन पर, साइन थीटा का ही अवकलन समाकलन करेंगे और बाकी उसको क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। PE थीटा 1 माइनस थीटा 2
साइन थीटा डी थीटा हो भैया। और साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? W बराबर क्या हो जाएगा? ये PE साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ऊपर θ2 और नीचे θ1। जब हम समाकलन कर लेंगे निश्चित समाकलन में, जैसे साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। जब हम समाकलन कर लेंगे तो अपर लिमिट को रख करके लोअर लिमिट रख करके दोनों क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे। यानी कि एक बार हम थीटा के यहाँ कितना रखेंगे? W बराबर θ2, यानी कि ये कितना हो जाएगा? माइनस कॉस θ2। फिर उसमें से माइनस करेंगे किसको? माइनस कॉस θ1 को। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। PE ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस θ2 बोलिए, और ये प्लस कॉस θ1। PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। यदि वो 0 डिग्री पे होता, मतलब कि क्या कहते हैं, θ1 बराबर 0 हो, यदि θ1 बराबर 0 अर्थात द्विध्रुव किस स्थिति में हो? द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में ही हो, दिशा में हो। हाँ, मतलब वो क्षैतिज दिशा में हो, मतलब पहले वो क्षैतिज दिशा में हो फिर उसको घुमा के लेके गया हो, तो θ1 बराबर क्या रखोगे? 0। तब W बराबर क्या मिल जाएगा आपको? PE cos θ1 की जगह 0 रखोगे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस कितना हो जाएगा? cos θ2। ओके, बात समझे नहीं? क्लियर हुआ? अब वो कई सारे आता है, θ1 बराबर 0 होता है। तो अगर मान लीजिए कि वो घुमा करके आप 90 अंश लेकर के जा रहे हैं, θ2 बराबर 0 से 90 घुमा रहे हैं, 0 से 180 घुमा रहे हैं, तो कितना वर्क होगा वो ये पूछेगा। 0 अंश पे हो अगर मान लीजिए तब के लिए हो गया, 0 से 90 घुमा रहे हैं, 0 से कितना घुमा रहे हैं? 180 घुमा रहे हैं, तब के लिए। लेकिन मेन डेरिवेशन आपका ये है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य वो समझ में आ गया ना? यहाँ पे हम धनात्मक, अगर यही होता कि वो A डैश B डैश पहले स्थिति में था फिर AB में हुआ, तो वहां पे कार्य क्या हो जाता है? ऋणात्मक, है ना? ये उसमें बताएगा कि वैद्युत क्षेत्र के, यानी कि वैद्युत बल के ही दिशा में कार्य हो रहा है या वैद्युत बल के विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में होगा तो कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा, है ना? और अगर जो है क्या कहते हैं उसी दिशा में होगा तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। उसी दिशा में होगा तो कार्य निकाय पर किया जाएगा, और उसके विपरीत दिशा में होगा तो कार्य निकाय द्वारा किया जाएगा। क्लियर हो गया भाई? समझ में आया ना? अब इसको नोट क्या करना है? नोट करेंगे। अब नोट करने का मतलब ये हो गया कि फिर जो है वीडियो बन नहीं पाएगा। पॉज कर दीजिए, पॉज करिए, पॉज करिए। वहीं से चल रहा है? हाँ, चलो देखो। हाँ चल, तो देखो देखो तो अभी आपने ये पढ़ा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ओके, अब अगला टॉपिक है, इसमें देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव के की स्थिति के कारण या वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग 3 स्थितियों में ज्ञात करते हैं। एक किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति। ओके, दूसरा कौन सी स्थिति है? निरक्षीय स्थिति। तीसरा है किसी भी स्थिति के लिए, है ना? अक्षीय स्थिति का मतलब क्या हो गया? अक्ष का मतलब क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा पर ना, वैद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर, जैसे ये हो गया A B, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, तो इसको मिलाने वाली रेखा आपकी ये होगी, चाहे आप दाईं और बाईं ओर कहीं भी कितना भी बढ़ा लीजिए। बात समझे नहीं? आप इधर बढ़ा लीजिए, तो ये वैद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा होगी। तो इस पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, चाहे यहाँ निकालिए चाहे यहाँ निकालिए। ओके, अब अगर वैद्युत द्विध्रुव तुम्हारा इस स्थिति में है AB, तो किस स्थिति कहाँ निकालोगे आप? ऊपर या नीचे कहीं भी, उसको मिलाने वाली रेखा।
मतलब वैद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा या वैद्युत द्विध्रुव में से होकर जाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु को क्या बोलेंगे हम? अक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति क्या होगी? वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लंबवत रेखा पर, है ना? वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इसके लंबवत रेखा पर किसी बिंदु पर निकालना हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के लंबवत स्थिति जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? निरक्षीय स्थिति। अब वैद्युत द्विध्रुव ऐसे, मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव ऐसे होगा तो ये हो जाएगी उसकी निरक्षीय स्थिति। और ये कौन सी स्थिति है आपकी? निरक्षीय स्थिति। बात समझे ना? और किसी भी दिशा में का मतलब ये हो गया कि ये वैद्युत द्विध्रुव ए भी हो गया, तो वो बिंदु कहीं भी हो, है ना? कहीं भी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को छोड़ करके कहीं किसी भी स्थिति में हो गया तो किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हो जाएगी, है ना? जब उसी रेखा पर होगा तो अच्छे, उसके लंबवत होगा तो निरक्षीय, इसके अलावा कहीं भी होगा तो किसी भी स्थिति के लिए हो जाएगा। तो तीनों का डेरिवेशन है। चलो तीनों का डेरिवेशन के लिए करते हैं। पहले हम लोग कौन सा करेंगे? अक्षीय स्थिति में। मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, है ना? ये हो गया, जिसका मध्य बिंदु कितना है? ओ है। तो यहाँ से इतनी दूरी एल हो जाएगी और यहाँ से भी इतनी दूरी क्या हो जाएगी? अब इसके मध्य बिंदु से आर दूरी मान लीजिए, आर दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यही लिखेंगे ना, लिखेंगे स्टेटमेंट में, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है ना? द्विध्रुव है जिसकी अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए उपयुक्त आरेख चित्र में दर्शाया गया। ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा लिखना पड़ेगा। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत द्विध्रुव की गणना करनी है। तो पूरा वो लिखो या ये लिख दो कि आरेख चित्र में दर्शाया गया, क्योंकि आरेख तो बनाओगे, है ना? दोनों तरीके हैं, चाहे जिस तरीके से स्टेटमेंट लिखिए। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव में दो प्रकार के आवेश हैं, प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश है। तो दोनों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। मान लीजिए हमें प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण निकालते जो यहाँ पे है, तो प्लस क्यू कूलाम आवेश के लिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 किस दिशा में होगा? दाईं ओर। क्यों जी? बाहर की तरफ। प्लस के लिए बाहर की तरफ हो जाएगा और माइनस के लिए इसके किसकी तरफ हो जाएगा? अंदर की ओर। ये E2 हो गया, Q1 के कारण E2 और प्लस Q के कारण E1। बात समझ में आया ना? तो क्या लिखोगे? बहुत ध्यान से देखिएगा। प्लस क्यू कूलाम, लिखते चले? नहीं लिखते क्या चलेंगे, देख लीजिए, समझ लीजिए, या जो भी होगा। अभी बाद में वीडियो पॉज कर देंगे, अपना देख लीजिए। क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, देखिए ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। मतलब R का मतलब उस आवेश से उस बिंदु तक दूरी, आवेश Q से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? इसके मध्य बिंदु से R दूरी है ना? हाँ। हमें यहीं से इतना तक निकालना है, तो R में से L को क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये कितना हो जाएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर। भाई BP दूरी निकालनी है तो BP क्या होगा? पूरे R में से L को क्या कर दें? माइनस कर दें। बात समझ में आएगी नहीं? कोई दिक्कत? पक्का? फिर उसके बाद माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता E2 बराबर, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ऐसे अगला निकालिए, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन माइनस Q से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये इतना R है और ये इतना L है, R प्लस L हो जाएगा ना। माइनस Q से यहां तक की दूरी AP के बराबर होगी और AP बराबर क्या हो जाएगा? R प्लस, तो कितना हो जाएगा? R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड हो गया। इतना समझे? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का? अब जरा देख के बताइए, बिंदु P पर कुल, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। बोलिए, दोनों विपरीत दिशा में है ना, विपरीत दिशा में तो घट जाएंगे। हाँ। और उसके बाद घटे, मतलब दिशा पर डिपेंड क्यों कर रहा है? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। हाँ। बात समझे ना, परिमाण पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए हमने क्यू रखा है यहाँ पे, और क्यू रखा मतलब माइनस नहीं रखा वैल्यू, क्योंकि वो परिमाण पर नहीं, दिशा पर डिपेंड करता है। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। E1 की वैल्यू ओके, प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ये बाहर कॉमन कर लीजिए, तो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। बोलिए। हाँ। अब इसका अगर हम गुणा कराएंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर गुणा कराओगे R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। A माइनस B इंटू A प्लस B बराबर होगा A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और स्क्वायर है ये ऊपर। क्लियर हो गया इतना? पक्का? अब अगर ऊपर जो है ध्यान दें, A प्लस बी का होल स्क्वायर और ये A माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो आपका क्या बचेगा? देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, क्यों जी? माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, बोलिए। नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यों जी? अब यहाँ पे ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, माइनस जाएगा तो ये जो है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ जो L स्क्वायर है ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, किससे? R स्क्वायर से। L स्क्वायर बहुत छोटी वैल्यू है R स्क्वायर की, तो इसलिए जो है L स्क्वायर की वैल्यू हम कितना रख लेते हैं? 0, निगलेक्ट कर लेते हैं, है ना? L स्क्वायर को 0 कर देते हैं। बात समझे नहीं? L, अभी ध्यान से सुनिए फिर से, L क्या है? बहुत सूक्ष्म दूरी है ना, द्विध्रुव की परिभाषा के अनुसार जो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर है, तो L बहुत छोटी दूरी है, और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी। किसी छोटी वैल्यू को अगर हम स्क्वायर में करते हैं, जैसे 0.5 हो गया, इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.25 है, तो किसी छोटी वैल्यू को अगर स्क्वायर किया जाए तो और छोटी हो जाती है, तो इसलिए L स्क्वायर बहुत छोटी हो गई, तो ये जो है इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो 0 के बराबर अगर लेंगे तो बताइए, देखिए ऊपर हम उसकी बात कर दे रहे हैं, बोर्ड छोटा है तो ऊपर कर दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। L स्क्वायर को आप अगर 0 रखते हो तो E बराबर आपका आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे ऊपर है 4RL अपॉन, अगर L स्क्वायर को 0 रखेंगे तो R स्क्वायर बचेगा, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? R की पावर 4। एक R तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QL, Q को भी साथ में ले लीजिए, अपॉन R स्क्वायर। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन RQ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QL को लिख सकते हो 2QL इंटू RQ। ऐसा इसलिए क्योंकि 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है P के, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ। ये हो गया अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आई ना? यहाँ कोई दिक्कत? पक्का? बोलो। ये डेरिवेशन आप लोग कर लीजिएगा, है ना? बाकी कल बताएंगे।
दोनों स्थितियों का। ओके